हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 और 4 के लिए जो आपका प्लेटफॉर्म का 9th-10th का बुक आया है, तो इसका आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 में जो ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न दिए हुए हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 3 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो भारत में जो अरेबिका कॉफ़ी है, बताना है कि कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में अरेबिका कॉफ़ी है, इसकी उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश डैश और डैश डैश के दौरान होती है। तो तमिलनाडु के तट पर जो अधिकतम वर्षा होती है वह अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। तो ऑप्शन ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर के दौरान। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ब्राज़ील में जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको कंपोज कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपोज। अगला प्रश्न, भारत स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत की लगभग 75% जो जनसंख्या थी वह कृषि पर निर्भर थी। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश डैश मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसून गर्त, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानसून गर्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक संकरी पट्टी के डैश डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती है। इसकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो बताना है कि यहाँ पे किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो यहाँ पे जेट धाराएं के बारे में चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो जो विरासत का अधिकार है बताना है कि किस ओर ले जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि का विभाजन, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमि का विभाजन। चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो बताना है कि जो चीनी उद्योग है इसके लिए प्राथमिक जो कच्चा माल है वह क्या है? तो क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। तो सभी को पता ही होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो जल डमरू मध्य बताना है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़े, तो वह क्या हो जाएगा? मैगेलन जल डमरू मध्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा मैगेलन जल डमरू मध्य। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? तो एशियाई शेरों का आवास कौन सा है? तो गिर वन्यजीव अभयारण्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गिर वन्यजीव अभयारण्य, जो कहाँ पे है? आपको कमेंट करना है कि जो गिर वन्यजीव अभयारण्य है यह कहाँ पे यानी किस राज्य में अवस्थित है। बोल रहा है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? जो कंडला है बंदरगाह यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, जबकि तूतीकोरिन और पारादीप जो है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है? यानी डॉक्टर विंड किस स्थानीय पवन को कहा जाता है? तो हर्मटम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्मटम को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। निम्न में कौन सा पर्वत भारत
कौन सा पर्वत खंड भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा बनाती है वह पर्वत खंड का नाम हो जाएगा पटकाई बुम, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटकाई बुम जो है यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। भारत में निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो भारत में काला पानी के नाम से बताना है किस स्थल को जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान द्वीप को, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान द्वीप। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत इंडिया तो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा और हिंद महासागर भी आता है। तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया आता है। उसके बाद से ऑप्शन बी भी हो जाएगा, भारत और हिंद महासागर आता है। और ऑप्शन जो सी है कि हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया आता है, यह भी सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर से बात ध्यान दीजिए, इंडिया, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया जो है वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कर रहा है, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश डैश के नाम से जाना जाता है। तो मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय घाटों पर होती है तो उसे आम्र वर्षा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कौन सा शहर डेट्राइट्स ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो वह शहर कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगा आपका माही नदी हो जाएगा, जो कहाँ पे बहती है? माही नदी है जो आपको राजस्थान गुजरात वाला एरिया में बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी है, यह विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों को काटती है। लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को काटती है, जबकि कांगो नदी है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, रायसीना हिल किस राज्य में है? हमें बताना है कि जो रायसीना हिल है यह कहाँ पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। यांत्रिक अपक्षय में शामिल है, तो बताना है कि यांत्रिक अपक्षय में क्या शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, यही यांत्रिक अपक्षय में शामिल है। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ जो मैदान है वह क्या कहलाता है? तो हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से लोयस के मैदान का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा का क्या नाम है, यानी क्या कहलाती है? तो पेरू और चिली के तट पे जो ठंडी जल धारा बहती है, बताना है कि इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा पेरू हम्बोल्ट की जलधारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरू हम्बोल्ट। तो हम्बोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगला देखिए, प्रश्न में कथन दिया हुआ है और इसमें से चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है। वो रहा है, बलित पर्वत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि वे संपीड़न विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? यह कथन जो है यह सही हो जाएगा। 2 में बोल रहा है, बलित पर्वतों में गहरी घाटियाँ और पिरामिडानुमा शिखर बनते हैं। यह भी कथन क्या है? यह भी सही है। 3 में बोल रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी एवं कायांतरित चट्टानें पाई जाती है। यह भी कथन क्या है? सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? तो बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के जो देशों से कौन कौन देश की सीमा लगती है? तो नामीबिया और बोत्सवाना, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नामीबिया और बोत्सवाना। उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर तक चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की जो पवन है जो
सहारा रेगिस्तान से कहाँ तक? भूमध्य सागर की ओर चलती है, तो इसे सिराको कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराको। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है। तो किसी भी जो जीव का पोषी स्तर होता है वह खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेपिज को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो लेपिज को सर्वोत्तम रूप से बताना है कि क्या परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेज शिखर खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह हो जाएगा। लेपिज हो जाएगा क्या हो जाएगा? तेज शिखर खांचों और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? तो प्रवाल भित्ति के विकास के लिए जो आदर्श गहराई है वो हो जाएगा 200 से 300 फीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 से 300 फीट हो जाएगा। और आपको टेम्परेचर पूछेगा तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो अब टेम्परेचर भी याद रखिएगा, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। अगला प्रश्न, संसाधन का अर्थ क्या है? बताना है कि संसाधन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको चूज करना है। ए में दिया है पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, ये भी संसाधन कहे जाते हैं। धन और वित्तीय संपत्ति, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, यानी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सी में दिया है व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, तो ये भी संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो शीतोष्ण जो घास की जलवायु है तो उसका सबसे अच्छा वर्णन बताना है कि कौन सा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कोई भी उसका वर्णन नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी जो नहीं है जो उसका वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है? तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल के बारे में बताना है कि कौन सा चट्टान उसका रचना है। तो लैकोलिथ भी हो जाएगा, बैथोलिथ भी हो जाएगा और डाइक भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है वह 1970 में किया गया था। 1970 में इसको शुरू किया गया था। जबकि आपसे पूछेगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति के बारे में जाना है 1966 से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1970 से कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो गुजरात से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र से। अगला प्रश्न, दंडकारण्य का पठार निम्न में से कहाँ है? तो बताना है कि जो दंडकारण्य का पठार है वह निम्न में से कहाँ है? तो यह जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का एरिया में भी है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भी एरिया इसमें आ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रमुख कारण क्या है। तो प्रमुख कारण है हो जाएगा प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी किसी प्रजाति के प्राकृतिक आवास का जो विनाश है वही उसके विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ बताना है कि बिहार के कितने जिलों की सीमा मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जैसे ज़िले हैं जिनकी सीमा मिलती है। तो 3 जिले कैसे कौन कौन हो जाएंगे? सबसे पहला ज़िला क्या हो जाएगा? किशनगंज हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका पूर्णिया हो जाएगा और सबसे अंत में क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा। यही 3 जिले हैं जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे स्थित है? तो 0 डिग्री जो अक्षांश हो जाएगा और 0 डिग्री जो देशांतर हो जाएगा वह अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो 108 का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, बताना है इसके बारे में कौन सा कथन
सही है। पहला दिया हुआ है पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना है। बी में दिया है पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन जो है वह सत्य है। और अंतिम प्रश्न है आज का, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है। तो विवर्तनिक गति से बताना है कि पृथ्वी पर कौन सी आकृति बनी है। ज्वालामुखी, भ्रंश, बलन और खाई, ये सभी विवर्तनिक गति से बना हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर 4 का 40 अति महत्वपूर्ण ज्योग्राफी का प्रश्न था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।